Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So we will be starting our new lecture. So sit straight, don't be lazy, take your notebooks and listen carefully throughout the lecture. क्योंकि इसमें भी हम क्या करेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे. So इसमें again equilibrium problem ही है, but यहाँ पे अब normal force, पिछले केस में tension force was involved, in this case normal force is involved. तो पहला जो है, पहली चीज तो सारे m जो है m is equal to 10 kg है, अपना 10 kg लेकर के चलो स्टैंडर्ड. तो यहाँ पे क्या है, ये तो सिंपलेस्ट है. इसमें क्या है, सिर्फ इस पे लग रहा है नीचे mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल. क्या होगा, नीचे mg लग रहा है, दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग, दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम. नीचे mg लग रहा है तो ऊपर क्या होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, जो कि हम अपने आसपास हर चीज देख रहे हैं. जो भी चीज फ्लोर पे रखी हुई है, बेड है, बुक्स हैं, बॉक्स हैं, सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है. नीचे इस पे mg लग रहा है, सरफेस को उसने पुश किया, सरफेस ने उस पे नॉर्मल फोर्स लगाया, और बिकॉज दिस इज इन इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 100 न्यूटन. तो नंबर वैल्यू ऑफ n विल बी 100 न्यूटन. ठीक है, ये जो भी ऐसे जो लाइंस बनी हुई है ना, ये अपने फ्लोर या फिर फिक्स्ड सरफेसेस हैं. ये ऐसे बना करके जो हम लाइन बनाते हैं, इट मींस फिक्स्ड सरफेस. जैसे ये फिक्स्ड सरफेस है, इन दो फिक्स्ड सरफेस के बीच में दिस स्फीयर इज केप्ट एंड दिस स्फीयर इज इन इक्विलिब्रियम. इन दो सरफेस के बीच में दिस स्फीयर इज केप्ट एंड दिस इज इन इक्विलिब्रियम. क्लियर. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, आपके पास ये दो इंक्लाइंड सरफेसेस हैं. ठीक है, यहाँ पे दो इंक्लाइंड सरफेसेस हैं एट एन एंगल θ1 एंड θ2. θ1 θ2 वैल्यूज आर गिवन एज लाइक दिस. तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक बताऊंगी और बाकी सारे आपको खुद से करने हैं, क्योंकि हमने सेम चीज हमने टेंशन में भी की है, सेम चीज हमने टेंशन में भी की है, बस वहां पे टेंशन फोर्स था, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है. एंगल इज सेम, ट्रायंगल जो बनेंगे वो सेम बनेंगे. सो सिमिलरली आप कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को भी. तो एक हम लोग डिस्कस करेंगे, एक डिफरेंट एंगल्स वाला और एक सेम एंगल वाला कर लेंगे. बाकी के जो दो हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं. तो वो आपको कैसे करने हैं, fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0, उससे भी करना है. इसको अपने नोटबुक में लिखना है आपको. ठीक है, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 वाले एंड सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 वाले मेथड से भी करना है एंड ट्रायंगल वाले मेथड से भी करना है. ठीक है, तो पहला हम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे अब क्या होगा, दिस ब्लॉक दिस स्फीयर इज केप्ट और उसका एक्सेलरेशन है 0. इट मींस दिस इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, यहाँ से दिख भी रहा है, दो के बीच में आपने क्या किया, एक बॉल को रख दिया. इसी टाइप का एग्जांपल हुआ ना. तो यहाँ पे क्या है, इस पे लग रहा है नीचे mg, नीचे लग रहा है mg. अब क्या क्या और फोर्स लगेंगे, यहाँ से एक नॉर्मल आएगा और यहाँ से एक नॉर्मल आएगा. और हमें ये पता है कि दिस नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर. ठीक है, बताया था पहले, दिस नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर. तो यहाँ पे अगर आप बनाओगे तो कैसा है भाई, ये एक सरफेस है और इसकी ये सरफेस है. दिस इज द सरफेस ऑफ स्फीयर एंड दिस इज द सरफेस ऑफ द फ्लोर या फिर इंक्लाइंड प्लेन. तो इसके परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये कुछ ऐसा जाएगा. एंड व्हेनेवर यू आर ड्राइंग अ परपेंडिकुलर टू द सर्कमफेरेंस पार्ट पे अगर आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कहां से जाएगा, सेंटर से. तो यहां से मैंने लिख दिया इसको, दिस विल बी नॉर्मल 1 एंड सिमिलरली यहां से एक बनेगा, ये नॉर्मल 2. तो ये एंगल कैसा होगा, दिस विल बी 90 डिग्री. अब क्लियरली अगर थोड़ा सा झुका हुआ दिख रहा है, बट क्या है, ये दोनों 90 डिग्री है. और तीसरा फोर्स आएगा यहां से mg. ठीक है, n1 n2 एंड mg. अब क्या आप ट्रायंगल बना सकते हो, तो पहले ये देख लो कि व्हाट दिस n1 एंड n2 आर मेकिंग विद हॉरिजॉन्टल. जैसे हमने उस केस में क्या देखा था, हमें ये पता था कि स्ट्रिंग किस एंगल पे अटकी हुई है, यहाँ पे जो क्या बोले सीलिंग पे किस एंगल पे अटकी हुई है. तो हमें वहां पे मिल गया था कि व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. तो जो भी एक चीज आप फाइंड आउट कर सको. तो यहाँ पे क्या है, क्या इसको हम अगर आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से एंगल फाइंड आउट करना है तो पहले हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन बना लो और फिर देखो कहां से हम वो एंगल ढूंढ सकते हैं. अगर ये n1 है तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया. ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल. वैसे यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया एंड दिस इज वर्टिकल. अब मुझे ये दिख रहा है दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन. तो अगर आप इसको ड्रॉ करो तो ये क्या बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इट मींस दिस इज 60 डिग्री है ना. ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60. और अगर ये 60 है तो ये क्या बन जाएगा 30, क्योंकि ये पूरा क्या है 90. दिस इज 60 60 30, तो ये आ गया 30. इसका मतलब n2 is making 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. समझ में आ गई बात. दिस इज n2
इट इज मेकिंग 30 डिग्री विथ व्हाट, विथ हॉरिजॉन्टल। तो पहला हमने बनाया mg और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल। तो n2 इज मेकिंग 30 डिग्री विथ पॉजिटिव नेगेटिव x, 30 डिग्री विथ नेगेटिव x, दिस इज n2। क्लियर है? वैसे यहाँ पे क्या है, ये हॉरिजॉन्टल, ये बन गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 30, तो ये भी क्या हो जाएगा 30, ये बन गया ना z, उल्टा z, तो ये 30 तो ये भी 30, अगर ये 30 तो दिस विल बी 60, क्योंकि ये टोटल क्या है 90, सो दिस इज 30, दिस इज 60। इसका मतलब n1 इज मेकिंग 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, n1 इज मेकिंग 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, n1 इज मेकिंग 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते? भाई ये तो वैसे ही बन गया ना, जो अपना एकदम फर्स्ट वाला प्रॉब्लम था टेंशन का, एकदम वैसे ही है। इसमें आप बना लो, यहाँ पे ये रहा mg, अगर ट्रायंगल बनाना है तो ये रहा mg, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे बना दो, ये बन गया 60 डिग्री पे, और फिर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे बना दो। क्या किया मैंने, ये बन गया आपका n2, सॉरी दिस इज n1, ये आपका n1 एंड दिस इज n2, mg, और यहां से मिला हमें ये n1 हमने बना दिया 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, और फिर क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, हमें तीनों वेक्टर्स का सम मिला के क्या करना है, 0 करना है, तो दे विल फॉर्म अ क्लोज्ड ट्रायंगल। तो यहाँ पे बन गया n1 और यहाँ पे मैंने बनाया हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री लेकर के n2। इसको आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से क्या आ जाएगा, इफ दिस इज 60 दिस विल बी 30, तो यहाँ से आ जाएगा mg cos 60 इज इक्वल टू mg cos 30 इज इक्वल टू n1, mg cos 30 is equal to n1, mg sin 30 is equal to n2, mg cos 30 is equal to n1 and mg cos sin 30 degree is equal to n2। अब mg क्या है, mg is 100, तो n1 हो जाएगा हमारे पास mg cos 30, मतलब n1 will be 50√3 and n2 will be 50। ठीक है, इसको आप उससे भी कर सकते हो, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, उससे भी करेंगे। वहां पे लिखना है आपके क्वेश्चन के बाद दैट सॉल्यूशन शुड बी देयर, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, उससे भी आपको इस चीज को सॉल्व करना है। अब इसी की जगह मैंने क्या किया, 37 एंड 53 ले लिया, जैसे हमने पिछले केस में किया था। तो यहाँ पे क्या जाएंगे, एक 37 पे आएगा, एक 53 पे आएगा। बस आपको एक बार और एंगल लेना सिखा देते हैं कि एंगल कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये रहा आपका स्फीयर और ये है एंगल 37 डिग्री। तो इस साइड θ1 हमने θ1 लिया है 37 एंड θ2 53, ठीक है। ये रहा 53 डिग्री और ये रहा 37 डिग्री। अब क्या करेंगे, पहली चीज तो ये सेंटर से पास होगा नॉर्मल, तो ये आ गया आपका नॉर्मल 1, इसके परपेंडिकुलर, तो ये कहां से जाएगा, सेंटर से जाएगा। ये रहा n2। अब एंगल कैसे निकालना है, कितना एंगल बना रहा है विथ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो यहाँ पे बस देख लो, ये रहा आपका n1, आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से एंगल देखना है किसी एक से, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। देख लेंगे, अगर आप ये एंगल फाइंड आउट कर पाए, जो भी एंगल फाइंड आउट कर पाए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये रहा हॉरिजॉन्टल, ये रहा वर्टिकल। अब मुझे दिख रहा है कि दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये 53, तो ये भी 53, और ये पूरा क्या है, दिस इज 90 डिग्री, तो ये 53, तो ये हो गया 37। इसका मतलब ये एंगल किसके बीच में आया, 37 इज एंगल बिटवीन n2 एंड हॉरिजॉन्टल, सो n2 इज मेकिंग 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। सिंपल, n2 इज मेकिंग 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो कैसा बनाएंगे इसको, बस बन गया। इसके बाद इसका देखना है, तो अब यहाँ पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 37, तो ये भी 37, ये 37, तो ये 53। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ गया, n1 इज मेकिंग
53 degree with horizontal. N1 is making 53 degree with horizontal, यही है ना. N1 is making 53 with horizontal और ये रहा आपका mg. बस ट्रायंगल आप बिल्कुल बना सकते हो. क्लियर है ये चीज. तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे. इसके बाद दोनों 30-30 डिग्री हैं. दोनों 30-30 डिग्री है तो कैसे कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं. एंगल बस फाइंड आउट करके बता देंगे, आपको सॉल्व खुद करना है. ये रहा 30 डिग्री और ये रहा 30 डिग्री. ठीक है. अब अगेन क्या होगा, परपेंडिकुलर इसके ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा. अब यहाँ पे क्या है, दिस इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक है ना. सो डेफिनेटली क्या होगा, n1 n2 दोनों क्या हो जाएंगे, सेम आएंगे. जैसे इसको अगर आप सॉल्व करोगे, बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे mg है इस पे. अब यहाँ पे क्या होगा, इधर n2 लगेगा, इधर n1 लगेगा. तो अगर आप कंपोनेंट्स लोगे, एक लग रहा है इधर लग रहा है n2, इधर लग रहा है n1. तो n2 का कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन एंड n1 का कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन, बोथ आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर. एंड कंपोनेंट ऑफ n2 in this direction, component of n1 in this direction will get added and will cancel the effect of mg. So component in x will get cancelled, component in y will get added and they both of them will cancel the effect of mg. अब यहाँ पे क्या है कि भाई अगर आप देखो यहाँ पे, तो पहले आपको एंगल बता देते हैं. तो एंगल कैसे निकालोगे, ये हॉरिजॉन्टल बनाया मैंने और ये वर्टिकल बनाया. अगेन ये क्या है 30 डिग्री, तो ये भी आ जाएगा 30 डिग्री, और अगर ये 30 डिग्री तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, है ना. दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये 30 तो ये 30 एंड दिस होल इज 90, सो दिस विल बी 60. सिमिलर विल बी फॉर दिस केस, तो ये भी क्या जाएगा 60. इसका मतलब n2 and n1 both are making 60 degree with horizontal. n2 is making 60 degree with horizontal, n1 is making 60 degree with horizontal. एंड यहाँ पे क्या है mg. तो भाई अगर n2 n1 दोनों 60 डिग्री बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, तो n2 का ये कंपोनेंट n2 cos 60 is n1 cos 60 is equal to n2 cos 60, n1 cos 60 is equal to n2 cos 60, cos 60 cancel, n1 is equal to n2, n1 cos 60 is equal to n2 cos 60. ठीक है. तो cos 60 cancel, n1 is equal to n2. और आना भी चाहिए भाई, सिमेट्रिक है ना. and the components in this direction, n1 sin 60, n1 sin 60, 2n1 sin 60 is equal to mg. 2n1 sin 60 is equal to mg. तो आप sigma fx is equal to 0 and sigma fy is equal to 0 से करो. Also try this with triangle. ठीक है, try this with triangle. इसके बाद तो ये भी हो गया 60 डिग्री वाला भी आपको खुद से करना है. क्लियर है. इसके बाद इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं. तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सेम चीजें. पहला हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का. 37 53 आपको करना है. फिर हम ले लेंगे 30 डिग्री का एंड 60 आपको खुद से करना है. तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगेन वी हैव अ स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल बॉडी. सो force is going to pass, that normal force is going to pass from center. अब यहाँ पे only one point is there. इस सरफेस का एक ही पॉइंट है और इसकी सरफेस है. कैसे लगेगा नॉर्मल. यहाँ पे क्या हो रहा है, mg लग रहा है डाउनवर्ड, बट दिस ब्लॉक इज नॉट, दिस सिलेंडर और स्फीयर जो भी है, इट इज नॉट मूविंग डाउनवर्ड. इसका मतलब इन दोनों की वजह से रुका हुआ है. तो यहाँ से एक फोर्स आएगा, इसकी वजह से एक नॉर्मल आएगा जो कि ऐसे पास होगा, इसकी वजह से नॉर्मल आएगा जो कि ऐसे पास होगा. क्लियर है. अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख रहा है, इफ दिस इज n1 एंड दिस इज n2, यू कैन डायरेक्टली से कि n1 इज मेकिंग θ2 विथ वर्टिकल. दिस इज वर्टिकल एंड ये क्या है, ये एंगल कितना है θ2. तो ये लाइन रही वर्टिकल एंड दिस लाइन इज n1. So n1 is making θ2 with vertical. n1 is making θ2 with vertical. ठीक है. And n2 is making θ1. n2 is making θ1 with
वर्टिकल, बस बात खत्म। अब हमने लिया है θ1 इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये आ गया आपका mg N2 is making θ1 with vertical, इस साइड है। N2 is making, ये दिख रहा होगा या नहीं पता नहीं, N2 is making θ1 with vertical and N1 is making कितना θ2। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना कि यहाँ नीचे है भाई, अगर ये θ2 है तो ये भी तो θ2 ही होगा ना, ये एंगल दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा। तो N1 is making θ2 with vertical and N2 is making θ1 with vertical। तो ये हो गया θ1 θ2, θ1 आपका है 30 डिग्री, θ2 है 60 डिग्री, बस। N1 sin 60 is equal to N2 sin 30, या फिर ऐसे बोलो N1 cos 30 is equal to N2 sin 60। x में इक्वेट कर दो, इन y both will get added and equal to mg। दूसरा तरीका आप ट्रायंगल से कर सकते हो, इसको खुद से करना है, ये बहुत इजी है बिकॉज आपको टेंशन में डिटेल में समझाया है, ये आपको खुद से करना है और खुद से सबको आना चाहिए, आपको आना ही चाहिए, बिल्कुल आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप कर नहीं पाओगे, बिल्कुल आप कर सकते हो ये। तो इसको खुद से सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर हमने एंगल सेम लिया तो यहाँ पे तो हमें डायरेक्टली इसमें क्या है, जो भी आपने एंगल लिया θ1 अगर मैंने 30 लिया दोनों को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ विल मेक 30 डिग्री, बस बात खत्म। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे सेम, तो इनको लिख सकते हैं हम n। तो n cos 60 कैंसिल होना ही है, n sin 60 2n sin 60 is equal to mg, 2n sin 60 is equal to mg, उससे हमारे पास आ जाएगा n। तो ऐसे हमने टेंशन में प्रॉब्लम सॉल्व करके रखी है और ये आपको आने चाहिए, आप खुद से करेंगे ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। यहाँ पे क्या है, अगेन इस पे लगेगा नीचे mg, इधर से एक आएगा नॉर्मल, इसको लिख लो n1, और इधर से एक आएगा नॉर्मल, इसको n2 लिख लो। अगेन दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे आपको एंगल फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे, ये तो हॉरिजॉन्टली लग रहा है, नो दिक्कत, ये वर्टिकली लग रहा है, नो दिक्कत, बस इसका फाइंड आउट करना है। तो ये क्या बन गया आगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इफ दिस इज 30 डिग्री दिस इज आल्सो 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब N2 इज मेकिंग 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। क्या बन गया हमारे पास, mg N1 एंड दिस इज 60 डिग्री N2। ऐसा प्रॉब्लम भी हमने किया था जिसमें टेंशन में एक स्ट्रिंग क्या थी, हॉरिजॉन्टल थी, क्लियर है। तो बस इसमें आप लगा सकते हो, ये रहा आपका mg, फिर ये बन गया N2 और ये बन गया N1। आ गया हमारे पास ट्रायंगल, ये 100 है, दिस इज इक्वल्स टू mg 100। आपको ये एंगल पता है, ये था आपका 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री तो ये आ गया 30 डिग्री, ये 60 डिग्री था ना। N2 is making 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, तो दिस इज 60 डिग्री, तो ये आ गया 30 डिग्री। आपको एक एंगल पता है, एक साइड की लेंथ पता है, तो आप सारी अदर जो अपने पास अननोन है N1 एंड N2 वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से ये भी आ गया हमारे पास। और अगर वैसे नहीं करना है तो N2 cos 60 इज इक्वल टू N1, N2 sin 60 इज इक्वल टू mg। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नॉर्मल की लास्ट प्रॉब्लम। ये इसको भी थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। यहां पे क्या है, अब हमने फिर से दो सरफेसेस के बीच में इसको अटका दिया है, इट इज इन इक्विलिब्रियम। इस पे भी क्या होगा, इस पे लग रहा होगा नीचे mg, यहां से mg लगेगा, mg भी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। दूसरा, इफ दिस इज सेंटर, तो यहां से एक नॉर्मल जाएगा, इसको हमने लिखा N1
और यहां से एक नॉर्मल जाएगा, इसको हमने लिखा n2, है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, डिफरेंट है ये एंगल, है ना, इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं मान सकते, दिस एंगल इज डिफरेंट। अब हमें यही फाइंड आउट करना है कि व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो बस क्या करो, आप कहीं पे जहां पे ये जो आपका n2 है उसके पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दो, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दो। वैसे n1 के पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दो और देख लो कि फ्रॉम वेयर यू कैन रिलेट, जो भी आपको डेटा गिवन है, फ्रॉम वेयर यू कैन रिलेट दी एंगल्स। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया और ये वर्टिकल। अब अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज, ये दीज टू आर पैरेलल लाइंस, अगेन ये क्या बन गया, ये एंगल एंड ये एंगल कैसे है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये था θ1, तो ये भी बन गया θ1। अगर ये θ1 है, दिस होल इज 90 डिग्री, तो ये θ1 है तो ये 90 माइनस θ1 है ना, और ये θ1 है। समझ में आ रही बात? ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो कैसे एंगल मिला, ये θ1 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, दिस वाज θ1 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, दिस इज θ1, ये टोटल है 90, तो दिस इज θ1, तो दिस इज 90 माइनस θ1। अब ये भी क्या है, ये भी है 90 डिग्री, तो दिस इज θ1, तो दिस इज 90 माइनस θ1। तो आप सॉरी, दिस इज 90 माइनस θ1, तो दिस इज θ1। तो आप ये बोल सकते हो कि n1 इज मेकिंग 90 माइनस θ1 विथ हॉरिजॉन्टल। समझ में आया? n1 इज मेकिंग 90 माइनस θ1 विथ हॉरिजॉन्टल या फिर θ1 विथ वर्टिकल। क्लियर? अब यहाँ पे हमें n1 का मिल गया, वैसे अब हमें निकालना है n2 का। तो आई थिंक इसमें समझ में नहीं आएगा, इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा, दिस इज θ1, दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या किया है, ये रहा सेंटर, तो ये जाएगा ऐसे नॉर्मल 1 एंड ये जाएगा ऐसे नॉर्मल 2। तो मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, वर्टिकल ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, वर्टिकल ड्रॉ किया। क्लियर है? अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच तो 90 डिग्री होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दिस इज θ1, तो दिस विल बी θ1। अगर ये θ1, तो ये दोनों भी तो क्या है, परपेंडिकुलर है ना, सरफेस एंड नॉर्मल, सरफेस एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर। तो अगर ये θ1 है तो ये आ जाएगा 90 माइनस θ1, और अगर ये 90 माइनस θ1 है तो ये क्या है, दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, तो ये 90 डिग्री है अगेन, ये टोटल, तो दिस इज 90 माइनस θ1, दिस विल बी θ1। सो बेसिकली यू कैन से कि n1 is making 90 माइनस θ1 विथ हॉरिजॉन्टल और n1 is making θ1 विथ वर्टिकल। क्लियर? अब ऐसे ही हमें n2 का देखना है, तो n2 में क्या है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल। क्लियर? अब ये देखो कि ये लाइन ऐसे जा रही है एंड दिस लाइन इज मेकिंग θ2 विथ हॉरिजॉन्टल, दिस लाइन इज मेकिंग θ2 विथ हॉरिजॉन्टल। ये तो दिख रहा है ना सबको, ये लाइन जो है इट इज मेकिंग, दिस लाइन इज मेकिंग θ1 विथ हॉरिजॉन्टल एंड दिस लाइन इज मेकिंग θ2 विथ हॉरिजॉन्टल। तो यही लाइन तो यहाँ पर भी है और हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बना दिया, तो क्या ये θ2 नहीं हो गया? ये लाइन तो सेम है, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ इट इज मेकिंग θ2। यहाँ पे मैंने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, तो ये क्या हो जाएगा, दिस लाइन इज मेकिंग हॉरिजॉन्टल विथ θ2, ये हमें गिवन है। अगर ये θ2 है तो अब ये क्या है, ये टोटल क्या है, परपेंडिकुलर है, बिकॉज दिस इज सरफेस, दिस इज नॉर्मल। अगर ये θ2 है तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 90 माइनस θ2। तो आप बोल सकते हो n2 इज मेकिंग 90 माइनस θ2 विथ हॉरिजॉन्टल। आई बात समझ में? n2 is making 90 minus θ2 with horizontal and this will be θ2।
आप बोल सकते हो N2 इज मेकिंग 90 माइनस थीटा टू विथ हॉरिजॉन्टल या फिर थीटा टू विथ वर्टिकल। तो बेसिकली मैंने क्या किया, फर्स्ट ड्रॉ दी नॉर्मल्स। नॉर्मल आप ड्रॉ कर सकते हो, क्या होंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे और स्फेरिकल केस में इट विल पास फ्रॉम सेंटर। उसके बाद क्या करो, नॉर्मल के पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ड्रॉ कर दो एंड सी कि फ्रॉम व्हाटएवर डेटा इज गिवन फ्रॉम देयर इफ यू कैन रिलेट द एंगल्स। जैसे हमने यहाँ रिलेट किया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर मैंने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने एंगल्स रिलेट करने की कोशिश की। दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा 1 हो गया, और ये 90 माइनस थीटा 1 है, ये टोटल 90 है तो ये थीटा 1 हो गया। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस इज दी सरफेस, ये सरफेस थी आपकी, उसके परपेंडिकुलर था नॉर्मल, तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ड्रॉ किया। दिस लाइन इज मेकिंग थीटा टू विथ हॉरिजॉन्टल, ये पहले गिवन है तो उसी चीज सेम डेटा को सेम इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ यूज किया। दिस लाइन इज मेकिंग थीटा टू विथ हॉरिजॉन्टल, इफ दिस इज थीटा टू तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दिस इज थीटा टू तो 90 माइनस थीटा टू। अब ये परपेंडिकुलर है बिकॉज दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, दिस इज 90 माइनस थीटा टू तो ये हो गया थीटा टू। अब यहाँ पे अगर फाइनल डायग्राम बनाओगे तो क्या बनेगा, mg डाउनवर्ड, ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल। n2 इज मेकिंग 90 माइनस थीटा टू विथ हॉरिजॉन्टल, n2 is making 90 minus theta 2 with horizontal, n2 is making 90 minus theta 2 with horizontal और theta 2 with vertical। और ऐसे नीचे है, horizontal के क्या है, नीचे है, इसका मतलब इधर कहीं आएगा, और vertical से कितना बना रहा है, it is making theta 2 with vertical या फिर 90 minus theta 2 with horizontal। अगर vertical से theta 2 है तो horizontal से 90 minus theta 2 होगा, अगर horizontal से theta 2 है तो vertical से 90 minus theta 2 होगा, तो ये हो गया। Now n1 is making 90 minus theta 1 with horizontal and in this direction, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n1 is making 90 minus theta 1 is with horizontal और theta 1 with vertical। बस अब सॉल्व तो कर ही सकते हो, यहाँ पे क्या करो, सिग्मा fx is equal to 0, सिग्मा fy is equal to 0, ये लगा करके सॉल्व कर लेंगे। इसका ये रहा आपका n2, तो n2 sin थीटा 2 आ जाएगा इन दिस डायरेक्शन, इसका कंपोनेंट लो। अब सबके कंपोनेंट लो x डायरेक्शन में एंड y डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा, y डायरेक्शन में अगर आप लिखोगे सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 तो क्या है आपके पास, इसका कंपोनेंट आया n1 cos थीटा 1, यहाँ पे n1 sin थीटा 1, n2 cos थीटा 2 एंड n2 sin थीटा 2, तो n1 सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 अगर करोगे तो n1 sin थीटा 1 विल बी इक्वल टू n2 sin थीटा 2 एंड सिग्मा fy में mg प्लस, पूरा देखो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं, इसका कंपोनेंट कैसा आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा ना, तो mg प्लस n2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू, अब देखो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, इसका कंपोनेंट कैसा आएगा, इसका कंपोनेंट विल बी अपवर्ड, इसका कंपोनेंट कैसा आएगा इधर इस डायरेक्शन में और यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएंगे, y में फोर्स n1 cos थीटा 1, नीचे क्या आ जाएंगे mg प्लस n2 cos थीटा 2, n1 cos थीटा 1। अब यहाँ पे हमने पहला केस क्या लिया था, पहला केस वाज व्हेन थीटा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। बस वैल्यूज पुट कर दो वहां पे, क्या मिलेगा हमें, n1 sin थीटा 1 हाफ, sin थीटा 1, थीटा 1 इज 30, n2 sin थीटा 2, n2 sin थीटा 2 √3/2, क्या आया हमारे पास, n1 इज इक्वल टू √3 n2, इसको यहां पुट कर दो, mg प्लस n2 cos थीटा 2, थीटा 2 इज 60 हाफ इज इक्वल टू n1 cos थीटा 1, cos 30 is √3/2 एंड n1 को क्या लिख दो, n1 is equal to √3 n2, तो यहां से हमारे पास क्या आया, mg प्लस n2/2 is equal to 3n2/2, तो mg is equal to, इसको इधर लेके जाओ, mg is equal to n2, n2 will be equal to how much, 100 न्यूटन। क्लियर है ये चीज, mg
N2 is equal to 100 Newton and N1 is equal to 100√3 Newton. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई N1 N2 की वैल्यूज इन दिस केस. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है सिस्टम प्रॉब्लम विथ एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0. सो नाउ वी विल हैव सिस्टम प्रॉब्लम इन विच द सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग. प्रीवियसली हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें एक्सेलरेशन 0 था, द सिस्टम वाज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, देयर इज सम एक्सेलरेशन. तो हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज द टेंशन. ठीक है, और अगर कहीं पे नॉर्मल है तो नॉर्मल भी हमें फाइंड आउट करना है. तो जैसे हम लोग फर्स्ट एकदम जो स्टैंडर्ड एग्जांपल है पहले वो लेते हैं. तो यहाँ पे आपके पास है M1 एंड M2. यहाँ पे पुली है, स्ट्रिंग्स हैं और एवरीथिंग इज आइडियल. पुली इज फ्रिक्शनलेस, स्ट्रिंग इज मासलेस और यहाँ पे मासेस है M1 एंड M2. और ये मान लो कि M1 इज ग्रेटर देन M2. ठीक है, M1 इज ग्रेटर देन M2. इसमें टॉपिक यही लिखना है. ठीक है, सिस्टम प्रॉब्लम विद नॉन जीरो एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटेड सिस्टम प्रॉब्लम्स. ठीक, तो यहाँ पे M1 इज ग्रेटर देन M2. तो अब ये बताओ इफ M1 इज ग्रेटर देन M2 तो एक्सेलरेशन किस साइड होगा? एक्सेलरेशन किस साइड होगा? यहाँ पे डेफिनेटली जो भारी है उस साइड. ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, इस पे फोर्स होगा नीचे M1G और इस पे फोर्स होगा नीचे M2G. ठीक है, अगर दोनों इक्वल मास के होते, इफ बोथ आर ऑफ इक्वल मास, तो हमारे पास क्या आता, कोई भी नीचे नहीं जाता. ठीक है ना, जब आपने वो जो बैलेंस होता है हमारे पास उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें जिस साइड मास ज्यादा होता है उस साइड नीचे चला जाता है, बिकॉज उस पर ग्रेविटी ज्यादा आ रही तो वो नीचे चला जाएगा. तो यहाँ पे अब क्या है कि भाई M1 एंड M2 और ये जो स्ट्रिंग है वो पुली पे चल सकती है. तो जिस साइड मास ज्यादा होगा तो वो पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है वो नीचे आने लगेगा, ये मास पूरा ऊपर जाएगा और ये नीचे आने लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मान लिया हमने कि दिस ब्लॉक इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन a. M1 was greater than M2 and now because of M1 is greater than M2 ये जो सिस्टम है ये नीचे जाएगा और स्ट्रिंग तो स्ट्रेच हो नहीं सकती, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल. तो इफ स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल इसका मतलब इफ दिस इज गोइंग डाउन दिस हैज टू कम अप. ठीक है, स्ट्रिंग में तो हम लोगों ने इसे खेला भी है ना कि एक पुल्ली में अगर हमने मास लगा दिया तो एक इधर जाएगा दूसरा ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है. इफ दिस मास इज गोइंग डाउन दिस हैज टू कम अप क्योंकि स्ट्रिंग इज inextensible and string इस पुली पे freely smoothly it can move on that pulley. तो अब यहाँ पे क्या होगा, this is going down with acceleration a. अगर ये a acceleration से नीचे जाएगा तो ये a acceleration से ऊपर आएगा, है ना. कैसे चलेगा मोशन, ये जा रहा है नीचे और ये आ रहा है ऊपर, कुछ इस तरीके से होगा. ठीक है, कुछ इस तरीके से मोशन होगा. तो this is coming down with acceleration a and this is coming up with acceleration a. तो अब यहाँ पे if you are going to write the separate FBD of these two blocks तो कैसा बनेगा, M1 वाले पे नीचे कितना है M1G और ऊपर मैंने मान लिया कि इस स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो गया T. ठीक, इस स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो गया T. नाउ बिकॉज वी आर टेकिंग आइडियल केस, जो फ्रिक्शनलेस है, जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है और स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस है. इफ वी आर टेकिंग द आइडियल कंडीशन जो कि हमें पूरे एनएलएम में लेना है, देन दिस टेंशन इज गोइंग टू बी सेम थ्रू आउट. तो अब इस पे क्या होगा, M2 का अगर आप लिखोगे तो इस पे भी क्या होगा, अवे फ्रॉम बॉडी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. टेंशन कैसे लगता है, अवे फ्रॉम बॉडी. जिस भी बॉडी पे आप टेंशन लिखने जा रहे हो, जिस भी बॉडी के FBD में यू आर रिप्रेजेंटिंग द टेंशन, टेंशन विल बी अवे फ्रॉम बॉडी. तो यहाँ पे क्या होगा, टेंशन विल बी एक्टिंग अवे फ्रॉम M2, यहाँ पे टेंशन विल बी एक्टिंग अवे फ्रॉम M1. तो FBD जब आप बनाओगे M1 का तो कैसा बनेगा, M1G और यहाँ पे T. इस पे कैसा बनेगा, M2G और यहाँ पे T. क्लियर है. अब हमें निकालना है कि टेंशन कितना है एंड एक्सेलरेशन कितना है. वी हैव टू वेरिएबल्स, टेंशन एंड एक्सेलरेशन. एंड यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा भाई, दिस इज गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन a, दिस इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन a. क्लियर है. तो यहाँ पे लिख लो इक्वेशन. तो हमारे पास क्या आएगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे है तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर नीचे है तो क्या करो, नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. एक्सेलरेशन कैसा है, नीचे, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड. तो यहाँ पे लिख लो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अपने को क्या करना है, सिग्मा F इज इक्वल टू ma. तो यहाँ पे क्या आया, एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने वाला, एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने वाला M1G इज सपोर्टिंग द एक्सेलरेशन और टेंशन क्या कर रहा है, इट इज ऑपोजिंग द एक्सेलरेशन. M1G इस डायरेक्शन में है और वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है, M1G की वजह से. बट टेंशन क्या कर रहा है, टेंशन इज ट्राइंग टू पुल इट बैक. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, M1G माइनस
T इज इक्वल टू m1a। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन m1g, अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है T। तो सपोर्टिंग फोर्स को क्या लिखोगे, पॉजिटिव। जिस साइड आपका एक्सेलरेशन जिस साइड है उस साइड नेट फोर्स लिखो। तो क्या है यहाँ पे, m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है लेकिन T भी तो है ऊपर, तो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना आया, डाउनवर्ड में है m1g, अपवर्ड में है T, तो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना आएगा, m1g माइनस T इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो m1g माइनस T इज इक्वल टू m1a, इसका लिखोगे तो क्या आएगा, इसमें अब इसका एक्सेलरेशन है ऊपर, m2 ऊपर क्यों जा रहा है भाई, m2 पे भी तो नीचे लग रहा था ना m2g फोर्स, बट वो ऊपर क्यों जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है बिकॉज टेंशन डेवलप हो गई है उसमें, एंड दैट टेंशन इज मोर देन, ये ऊपर क्यों जा रहा है, बिकॉज दिस टेंशन इज मोर देन दिस फोर्स, है ना। इसने क्या किया, इस m1g था यहाँ पे, m1g ज्यादा था m2g से, इसलिए वो नीचे आने लगा, it developed the tension in the string, and because of that tension this block is pulled in this direction। तो डेफिनेटली T किससे बड़ा होगा, T must be greater than m2g, तभी तो वो नीचे न जाके ऊपर गया। क्लियर। अब यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन है ऊपर, सो एक्सेलरेशन इज अपवर्ड, तो क्या करेंगे, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, T, ऊपर कितना है T, लेकिन नीचे है m2g, तो हमें माइनस भी तो करना पड़ेगा, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m2 इनटू a। एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स माइनस ऑपोज करने वाला फोर्स, तो T माइनस m2g, T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। क्लियर। नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, T माइनस m2g, बिकॉज ये है अपवर्ड डायरेक्शन में और ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको क्या करेंगे माइनस, तो T माइनस m2g इज इक्वल टू ma। टू इक्वेशंस टू वेरिएबल, इसको भी यहाँ लिख लो, तो यहाँ पे आ गया m1g माइनस T इज इक्वल टू m1a, यहाँ से T कैंसिल हुआ, तो क्या आया, m1 माइनस m2 इंटू g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम इज हाउ मच, m1 माइनस m2 इंटू g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्लियर है। तो m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू g इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। इस एक्सेलरेशन से दिस ब्लॉक इज गोइंग डाउन एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग अप। अब टेंशन निकालना है, एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास इतना, अब यहाँ पे पुट कर दो, तो इसमें अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, m1g माइनस T इज इक्वल टू m1 इंटू a कितना है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू g। तो यहाँ से क्या आ गया, m1g, इसको इधर लेके आओ और इसको इधर लेके जाओ, इसको अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, इसको पूरा सॉल्व करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ m1 प्लस m2 माइनस इधर आ गया m1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, इधर आके हो जाएगा प्लस m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू g इज इक्वल टू t। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये g और ये g खुद से करेंगे, अब यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ना लिख लेना, आपको पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसको अगर अंदर लेके जाओगे तो ये बनेगा m1 स्क्वायर g प्लस m1 m2 g। तो यहाँ से हमारे पास m1 स्क्वायर g कैंसिल हो गया एंड ये ऐड हो गया, तो टेंशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू g। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू g एंड टेंशन इज 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू g। तो इसको आप याद भी रख सकते हो, ऐसे जो है काफी सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं और कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स इस फॉर्म में रिड्यूस की जा सकती हैं। यू कैन रिड्यूस सम ऑफ द प्रॉब्लम इन दिस फॉर्म एंड अप्लाई दीज टू फॉर्मूला। तो आप इसको याद रख लो कि इस केस में यहाँ पे क्या है,
आपके पास एक पुली, दो ब्लॉक है, उस केस में क्या होता है, जो टेंशन इन दी स्ट्रिंग विल बी 2m1m2 2m1m2 by m1 plus m2 into g and acceleration will be m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into g। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, बिकॉज दिस मास इज हायर, तो इसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, तो ये नीचे जाएगा, बट इधर भी तो एक मास अटका हुआ है ना, तो वो क्या करेगा, दैट विल ट्राई टू पुल दिस मास, तो क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गई टॉट। अब क्या होगा, ये नीचे जाएगा, कुछ टेंशन डेवलप्ड है, अब इसमें फोर्स ज्यादा है तो वो और खींचेगा, तो इसमें टेंशन और बढ़ने लगेगा, और एक पॉइंट पे जो टेंशन है, दिस टेंशन विल बी greater than this m2g and this m2g will start moving in this direction and m1g will start moving in this direction। तो कैसा हो जाएगा मोशन, यहाँ पे दोनों ब्लॉक थे पहले, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ब्लॉक थे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, मान लो यहाँ पे पुली है तो दोनों ब्लॉक ऐसे थे, तो ये मोशन ऐसा कुछ हो जाएगा, क्लियर। और एक्सेलरेशन विल बी दिस मच, टेंशन विल बी दिस मच। तो यहाँ पे आई होप आपको फोर्स लिखना आ गया होगा। जिस भी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है, जिस भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसको पॉजिटिव ले लो, पहले सीधी सी बात, जिस भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसको पॉजिटिव ले लो, एंड फोर्स इन दैट डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव एंड फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m1g माइनस टी, इसका जो एक्सेलरेशन है किसकी वजह से हो रहा है भाई, m1g सपोर्ट कर रहा है, t अपोज कर रहा है, तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, एंड यहाँ पे क्या है, t माइनस m2g, दिस इज सपोर्टिंग, तो t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू a। अब इसमें और एक चीज समझने वाली ये है कि अगर आप इस मोशन को ध्यान से देखो तो ये किस टाइप का है कि ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, इसको आप ऐसे ओपन करो, लाइक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसको ओपन करके देखो, तो क्या हम इसको स्ट्रेट लाइन जैसा ट्रीट कर सकते हैं क्या? यहाँ पे कोई जो स्ट्रिंग है वो तो हमेशा टाइट ही है ना, कभी ऐसा तो नहीं है कि वो बीच में स्लैक हो गई, नहीं, पूरे टाइम कैसी है, टाइट है। तो इसको हम कैसा मान सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मोशन टाइप का मान सकते हैं, जिसमें बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विद व्हाट एक्सेलरेशन, a, दोनों के दोनों कैसे चल रहे हैं, a। अगर आप इसको देखो तो ये a से नीचे जा रहा है, ये a से ऊपर जा रहा है, तो बेसिकली इसी के डायरेक्शन में जा रहा है ना, दोनों सारे के सारे ऐसे मूव कर रहे हैं। तो मैं क्या, अगर इसको मैं ओपन करूं तो कैसे लगेगा ये, कि दो ब्लॉक हैं ऐसे a एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, यहाँ पे कैसा है कि दो ब्लॉक हैं जो कि a एक्सेलरेशन से ऐसे जा रहे हैं, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। इसको अगर ओपन करके देखो, इट लुक्स लाइक टू ब्लॉक्स आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद द सेम एक्सेलरेशन। यहाँ पे रहा आपका m1, यहाँ पे है m2, और इस साइड क्या लग रहा था फोर्स, m1g, और इस साइड क्या लग रहा था, m2g। ऐसे था ना, हमने क्या किया, दो ब्लॉक्स थे, एक पे m1g लग रहा था, एक पे m2g लग रहा था। दिस m1g was in the direction of acceleration, m2g was in the direction opposite to the acceleration। इसका मतलब m1g was supporting the acceleration, m2g was opposing the acceleration। तो बेसिकली इसको अगर आप ओपन करके देखो, इट लुक्स लाइक m1g लग रहा है और m2g इधर लग रहा है, एंड होल सिस्टम इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a। दिस होल सिस्टम इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a। क्या था हमारे पास एक्चुअल डायग्राम, m1 m2, ठीक है। अब ये पूरा सिस्टम, ये पूरा ऐसे चल रहा है, ये a से नीचे जा रहा है और ये a से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन a है। तो इसको अगर हम ओपन करके देखें तो इट लुक्स लाइक m1g इधर जा रहा है और m2g इधर जा रहा है, m1 इधर जा रहा है, m2 इधर जा रहा है, और इस पे m1g इज सपोर्टिंग, m2g इज ऑपोजिंग, ठीक है। पूरे को अगर आप ओपन करके देखो तो यहाँ पे इसको उल्टा बना दिया, इधर ही ले लेते हैं ताकि समझने में थोड़ा सा इजी हो। m1g, यहाँ पे m1, m2g और यहाँ पे m2, एंड होल सिस्टम इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a। इसको ओपन करके देखो तो क्या हो रहा है, m1 इधर जा रहा है a एक्सेलरेशन से, m2 इधर जा रहा है a एक्सेलरेशन से, m1g इज सपोर्टिंग, m2g इज ऑपोजिट, एंड यहाँ पे क्या डेवलप हो गई, यहाँ पे टेंशन डेवलप हो गई है, क्लियर है। तो बस अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम चीज आप यूज कर सकते हो, यू कैन राइट द इक्वेशंस फॉर दीज टू ब्लॉक्स, m1g minus t is equal to m1a। इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, m1g minus t is equal to m1a, और इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, जो फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वो क्या है t, और ऑपोजिट में m2g, तो t minus m2g is equal to
m2a। क्लियर है? पूरा इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव ले लो, ऐसा लेके समझ लो। तो हमारे पास क्या जाएगा, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। तो सेम इक्वेशन हमें उस केस में भी मिले थे। ठीक है भाई, अब इसी चीज को इसमें और एक चीज समझते हैं हम। अब मैंने ये बोला था कि आपको जब सिस्टम बताया गया था, तो सिस्टम हम कुछ भी ले सकते हैं, एंड वंस यू हैव डिसाइडेड दिस सिस्टम, द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट बॉडीज ऑफ द सिस्टम विल बी कॉल्ड एज इंटरनल फोर्स। एक आपने सिस्टम लिया जिसमें 2-3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड इफ दे आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन ईच अदर, तो वो क्या बन जाता है, इंटरनल। और उस सिस्टम के बाहर से अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पे ये देखो, आई कैन टेक दिस वन ऑब्जेक्ट एज अ सिस्टम। इसको मैं एक सिस्टम ले सकती हूँ, जो कि मैंने अभी किया। आई रोट 2 सेपरेट इक्वेशंस फॉर m1 एंड m2। तो मैंने इसको अलग सिस्टम लिया, इसको अलग सिस्टम लिया, बट आई कैन टेक दिस होल एज अ सिस्टम ऑल्सो। ये पूरा हम एक सिस्टम ले सकते हैं। ठीक है, ये पूरा एक सिस्टम हम क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है ये a एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। ऐसा मान लो कि एक बॉक्स में कुछ चीजें रखी हुई हैं, एक बॉक्स में m1 एंड m2 रखे हुए हैं, एंड दैट होल बॉक्स इज मूविंग विद एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन। ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या है कि अगर आपने इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया, इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया, तो अब ये भूल जाओ कि यहाँ पे 2 ब्लॉक हैं, अंदर टेंशन है, हमें नहीं पता। वंस वी हैव डिसाइडेड दैट सिस्टम, उसके अंदर का आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है ना। हमने उसको सिस्टम ले लिया, एंड दैट सिस्टम इज मूविंग विद a एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, एंड फोर्स अप्लाइंग ऑन दिस सिस्टम बाय एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल कोई जो ऑब्जेक्ट है, वो फोर्स क्या क्या लगा रहा है, उस पे लग रहा है इधर m2g एंड इधर लग रहा है m1g। बस, तो फिर क्या करेंगे कि आपके पास एक सिस्टम है विच हैज मास m1 प्लस m2, दिस, जिसपे इधर लग रहा है m1g, इधर लग रहा है m2g, एंड एक्सेलरेशन है इधर a। तो बस यहाँ पे एक्सेलरेशन सीधा लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे, नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, m1g माइनस m2g, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको हमने पूरे को एक ऑब्जेक्ट मान लिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इनटू g। दिस विल बी द एक्सेलरेशन। क्लियर है? ऐसे कर सकते हैं। अब और एक चीज यहाँ पे समझेंगे, कि आपके पास क्या है, 2 ब्लॉक्स हैं जो कि एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, और हमने क्या किया, इस पे फोर्स लग रहा है m1g एंड m2g, और यहाँ पे t, यहाँ पे t। तो बेसिकली अगर आप देखो, इस पूरे सिस्टम को देखो, तो क्या हो रहा है, that m1g force is pulling that system in this direction with force m1g, है ना। जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या कर रहा है, m1g फोर्स से इट इज पुलिंग दैट ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन। तो m1g, बट ये उसको t से इधर खींच रहा है, तो क्या हो जाएगा m1g माइनस t। बट नाउ अगेन दिस t इज पुलिंग दिस ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा प्लस t एंड देन माइनस m2g। तो m1g माइनस t प्लस t माइनस m2g। समझ में आ रही बात? तो इस एक्सेलरेशन में यहाँ पे 4 फोर्स प्रेजेंट है, 4 फोर्सेस आर प्रेजेंट, जिसमें से दिस इज सपोर्टिंग, दिस इज ऑपोजिंग, देन दिस इज सपोर्टिंग, दिस इज ऑपोजिंग। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, m1g माइनस t प्लस t माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये लिख लेंगे कि आप जब इंटरनल फोर्स की बात करते हो ना, जब भी आपने कोई सिस्टम लिया, एक जब आप सिस्टम ले लेते हो, तो सम ऑफ द फोर्सेस विल बिकम इंटरनल फोर्सेस, एंड व्हेन यू हैव डिसाइडेड दैट सिस्टम, तो इंटरनल फोर्सेस का जो इफेक्ट है नेट, वो क्या जाता है, 0। जैसे यहाँ पे मैंने देखा, इस पूरे को व्हेन आई एम टेकिंग दिस होल एज अ सिस्टम, तो क्या हो गया, दिस t एंड दिस t बोथ आर गेटिंग कैंसिल्ड। यही किया ना मैंने, m1g माइनस t प्लस t माइनस m2g। तो सिर्फ क्या बचा, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स बचे हैं, इज इक्वल टू नेट मास इनटू एक्सेलरेशन। जो इंटरनल जो फोर्सेस हैं, दिस वाज माय सिस्टम, तो इंटरनल जो फोर्सेस हैं वो गायब हो गए, और सीधी सी बात है गायब हो ही जाने चाहिए, बिकॉज वंस यू हैव डिसाइडेड दिस सिस्टम, वंस यू हैव डिसाइडेड दिस सिस्टम, यू कैन नॉट टेल कि अंदर उस सिस्टम में क्या चल रहा है। आप सिर्फ क्या बता सकते हो, एक्सटर्नली आप क्या फोर्सेस उस पे लगा रहे हो, और एक्सटर्नली जो भी फोर्सेस लगा रहे हो, जिस भी डायरेक्शन में लगा रहे हो, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन विल बी देयर।
तो आपने जब एक बार सिस्टम डिसाइड कर लिया तो फिर क्या होगा कि उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है एंड व्हाट इज द मास ऑफ दैट सिस्टम। तो वही हमने किया था, इस पूरे को मैंने सिस्टम माना। तो ऐसा लग रहा है हमें कि एक बॉक्स है विच हैज मास m1 प्लस m2, फोर्सेज आर m1g m2g और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मास ऑफ दिस सिस्टम इनटू a। तो m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू a। यहां से हमारे पास a आ गया m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2। तो अब यहां से जैसे आपको समझ में आ गया m1g माइनस t प्लस t माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू a। m1g माइनस t प्लस t माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू a। तो यहां से कैंसिल हो गया, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। तो अब इसी चीज का हमें यूज करना है कि आपके पास जैसे ये m1 था और ये m2 था, अब हमें ये डायरेक्टली यूज करना आना चाहिए। हमें दिख रहा है कि दिस मास इज हायर, तो डेफिनेटली दैट सिस्टम विल मूव इन दिस डायरेक्शन विद सम एक्सेलरेशन। अब हम क्या लिखेंगे, अब हमने अगर इस पूरे सिस्टम को एक माना है, पूरे सिस्टम को एक माना है, देन दिस टेंशन जो है वो हमें समझ में, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1g माइनस t प्लस t माइनस m2g। क्या हो रहा है एक्चुअल में, m1g माइनस t प्लस t माइनस m2g, है ना। ये है सपोर्टिंग ऑपोजिंग, देन अगेन सपोर्टिंग एंड ये ऑपोजिंग। तो m1g माइनस t प्लस t माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू a। तो हमें अब यहाँ पे डायरेक्टली ये यूज करना आना चाहिए कि दिस इज, अगर एक्सेलरेशन इस साइड है तो दिस विल बी सपोर्टिंग, दिस विल बी ऑपोजिंग एंड दिस विल बी ऑपोजिंग, दिस विल बी सपोर्टिंग। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो m1g माइनस t प्लस t माइनस m2g, तो ये दोनों क्या हो गए, ये ऑपोजिंग ये सपोर्टिंग, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इनटू a। ठीक है, तो ये हमारा एक जो पहला टेंशन का फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। टेंशन का फॉर्मूला क्या आया था, T इज इक्वल टू 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इनटू g एंड एक्सेलरेशन आया है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इनटू g। तो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या आएगा, सिस्टम किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा एंड व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग और स्ट्रिंग्स इफ देयर आर मोर देन वन स्ट्रिंग। अगर एक ही स्ट्रिंग है then there will be only one value of tension because tension throughout the string will be same। अब इसमें देखो, इसमें क्या क्या फोर्सेस हैं, इसमें यहाँ पे लग रहा है mg, यहाँ पे इसमें लगेगा t, क्लियर है, ये तो फिक्स है, this is fixed, this pulley is fixed and now because of this mass this system will move down, ये खुद नीचे जाएगा और इसको खींच के लेके जाएगा, क्लियर है। अब इसका m1, इसका जो mg है वो तो एक्सेलरेशन में हेल्प कर रहा है, दिस mg इज हेल्पिंग इन एक्सेलरेशन। क्या इसका mg हेल्प करेगा, द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल दिस हेल्प इन एक्सेलरेशन, सोचो। तो इसमें क्या होगा, mg तो इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन तो इधर है, इट मींस दिस mg इज नॉट गोइंग टू हेल्प। इस mg की वजह से, इफ दिस mg इज एक्चुअली वर्किंग, उसकी वजह से दिस ब्लॉक विल मूव डाउन। ये ऐसे तो नहीं जाएगा ना कि भाई mg इधर लग रहा है और ब्लॉक इधर चलने लगा, नहीं, mg इधर लग रहा है तो ब्लॉक इधर ही आएगा। बट अगर नहीं आ रहा है, इट मींस देयर इज अ फोर्स जो कि नॉर्मल है, हमें पता है यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mg। तो फिर ये इधर जा क्यों रहा है, अगर इस पे mg भी काम नहीं कर रहा, mg इज इक्वल टू नॉर्मल हो गया, तो फिर ये जा इधर क्यों रहा है, क्यों जा रहा है वो, सोचो। इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ टेंशन। यहाँ पे mg लगा नीचे, टेंशन डेवलप होगा इन दिस स्ट्रिंग एंड इस पे टेंशन कैसा लगेगा, अवे फ्रॉम बॉडी अलोंग दिस स्ट्रिंग, तो ये टेंशन की वजह से इधर जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, मान लो एक्सेलरेशन a है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, mg माइनस t इज इक्वल टू ma। इसके लिए क्या आ गया, mg, सिर्फ इसको देखो अभी, mg माइनस t इज इक्वल टू ma। और इसके लिए क्या आएगा, इस पे नेट फोर्स क्या है, इसका नेट फोर्स इज इक्वल टू ma लिखो। ये हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा f इज इक्वल टू ma, सिग्मा f mg माइनस t इज इक्वल टू ma। और इस पे नेट फोर्स क्या है, इन दिस डायरेक्शन, ये तो कैंसिल हो गए, हमने सिग्मा f इन वाई डायरेक्शन, ये क्या है, सिग्मा f
इन y डायरेक्शन, जो कि 0 है, और यहाँ पे 0 हो गया, n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू एम जी। बट अब x डायरेक्शन में देखो तो नेट फोर्स क्या है, सिर्फ इधर है टेंशन। इज देयर एनी फोर्स इन दिस डायरेक्शन? नो। तो t इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, t को रख दो यहाँ पे, तो एम जी माइनस एम ए, t इज इक्वल टू एम ए यहाँ पे पुट करो, तो ये आ गया एम ए, तो एम जी हमारे पास एम एम कैंसिल हो गए, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, g बाई टू। a विल बी इक्वल टू g बाई टू। अब इसको अगर उस तरीके से करो, m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g इज इक्वल टू ma, तो यहाँ पे क्या होगा, mg माइनस टी प्लस टी इज इक्वल टू 2ma, है ना। उसमें हमने क्या किया, m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। पूरा एक सिस्टम है, दिस होल इज वन सिस्टम। अब अगर इस पे लिखोगे तो ये तो बन गया इंटरनल फोर्सेस, this whole thing m1 plus m2 plus string, I mean m plus string, this complete system is one system। तो यहाँ पे ये t क्या बन जाएंगे, इंटरनल फोर्स। और अगर आप वैसे देखो तो क्या होगा, mg माइनस टी प्लस टी इज इक्वल टू ma। क्या कोई ऑपोजिंग फोर्स है यहाँ? नहीं। तो mg माइनस टी प्लस टी इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या है, m प्लस m, तो यह जाएगा 2m। बेसिकली ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, इधर क्या लग रहा है, mg लग रहा है बस। और ये पूरा सिस्टम a एक्सेलरेशन से जा रहा है, दिस होल सिस्टम इज गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन a। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये t mg माइनस टी प्लस टी इज इक्वल टू 2ma। या फिर पूरा सिस्टम देखो तो इसमें क्या है, ये t को भूल जाओ अंदर, ये सिर्फ क्या दिख रहा है कि देयर इज अ सिस्टम ऑफ मास 2m एंड फोर्स ऑन दैट सिस्टम इज mg। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, mg is equal to 2m into a। net force on the system is mg। ये तो इंटरनल बन गए, net force on the system is mg, तो mg is equal to total mass is 2m into a। तो ये हमारे पास क्या आ गया, g by 2। आई होप क्लियर है आपको ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन। अच्छा, हमें टेंशन भी निकालनी थी, तो टेंशन क्या आ जाएगा, टेंशन विल बी mg by 2, क्योंकि अब हमें एक्सेलरेशन मिल गया है, तो टेंशन विल बी mg by 2। और होनी चाहिए, क्योंकि अब इसको क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, g by 2। अब इसके लिए अगर इक्वेशन लिखो तो क्या आएगा, नेट फोर्स ऑन दैट मास इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। और उस पर नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स इज t ऑन दैट सिस्टम इन दिस डायरेक्शन, सिर्फ क्या है t। और एक्सेलरेशन क्या आया, एक्सेलरेशन इज m इंटू ए कितना है, g by 2। तो टेंशन हैज टू बी g by 2, नहीं तो वो टेंशन हैज टू बी mg by 2, नहीं तो वो g by 2 एक्सेलरेशन से नहीं चल पाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे बताओ व्हाट विल बी द टेंशन एट दिस पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट बना देते हैं a b c एंड d, एंड व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो क्या आएगा यहाँ पे, अगेन दिस होल थिंग इज अ सिस्टम विच हैज मास इज इक्वल टू 2m। यहाँ पे क्या आएगा, mg माइनस टी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी टेंशन होगा, इधर यहाँ पे टेंशन, इस पुली पे यहाँ टेंशन, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन। अगेन यहाँ पे क्या है, m1g माइनस टी प्लस टी, mg माइनस टी प्लस टी। इस पूरे पार्ट का क्या कोई मतलब है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ इतनी स्ट्रिंग थी। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसके अलावा ये स्ट्रिंग पार्ट भी हमने ऐड कर दिया है। डज दिस मेक एनी सेंस? नो, ये सिर्फ क्या है, आपको डराने के लिए है, ये चीजें सिर्फ क्या है, डराने के लिए। ये तो सेम यही हो गया ना, यहाँ पे mg लग रहा है और ऊपर टेंशन लग रहा है, थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन इज सेम, तो ये तो सेम ही हो गया। स्ट्रिंग दिस पार्ट हैज नो सेंस। ठीक है ना, यहाँ पे mg, यहाँ पे t और इस पे t। अगर आप इक्वेशन लिखोगे, ये एक्सेलरेशन a से पूरा सिस्टम नीचे जाएगा, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, और इसके लिए क्या आएगा, t इज इक्वल टू ma। तो सेम ही तो बात हो गई। ठीक, और दिख भी रहा है कि इस पूरे में इसको अगर ओपन करोगे तो इट विल लुक लाइक कि एक मास है m, दूसरा मास है m, देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी विच इज mg, एंड इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब x डायरेक्शन में, y में लग रहा था, है ना, y में क्या लग रहा था, mg इज इक्वल टू नॉर्मल। इसमें x डायरेक्शन में कोई अलग से फोर्स नहीं है, सिर्फ क्या है, टेंशन है, सिर्फ
टेंशन की वजह से दिस होल सिस्टम, दिस विल मूव बिकॉज ऑफ mg एंड दिस विल मूव बिकॉज ऑफ टेंशन। पूरा सिस्टम एक एक्सेलरेशन से इधर जाएगा। तो इसको ओपन करो या इसको ओपन करो, इट इज गोइंग टू लुक द सेम। बस क्या होगा, इसमें थोड़ी सी बीच में जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ ज्यादा दिखेगी, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ हमें डिफरेंस यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों केस जो है एकदम क्या है, सेम है, यहाँ पे एकदम सेम है पूरे पार्ट में। दिस स्ट्रिंग इज 1, ये यहाँ पे ठीक से बनाएंगे, है ना। ये पूरी ये क्या है, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है दिस कैन मूव स्मूथली। इस स्ट्रिंग, ये पुली पे स्ट्रिंग मूव कर सकती है, यहाँ पे इस पुली पे स्ट्रिंग मूव कर सकती है, इस पुली पे स्ट्रिंग मूव कर सकती है। ये कहीं पे फिक्स्ड नहीं है, उसमें इट इज मूविंग इन दिस पुली। इसको अगर आपको ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही हो तो एक बार बता देते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, पुली को जो है, पुली और स्ट्रिंग का जो ऐसे कॉम्बिनेशन होता है उनको उल्टा पुल्टा ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई पुली में जो स्ट्रिंग है वो मूव ही ना कर पाए, फिक्स ही हो जाए। तो ऐसे नहीं ड्रॉ करना है। ये आपका मास m है, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ, फर्स्ट पुली, सेकेंड पुली, थर्ड पुली, 3 ही है ना, ठीक है। और ये मास। अब इसको यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे फ्लोर बना दो, यहाँ पे इसको फिक्स कर दो। बस तो इस तरीके से बनाना है। यहाँ पे दिस स्ट्रिंग इज मूवेबल ऑन दिस पुली, ऐसा नहीं कि यहाँ पे फिक्स कर दिए। जब ये ब्लॉक आगे चलेगा तो ये स्ट्रिंग ऐसे नीचे जाएगी। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे क्या है, दिस 2 आर दी सेम केसेस। बस आपको डराने के लिए यहाँ पे क्या किया, 2 more pulleys are inserted in this case, that's it। उसके अलावा कुछ भी डिफरेंट नहीं है। एक्सेलरेशन इज गोइंग टू रिमेन सेम बिकॉज नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम, दिस पार्ट हैज टेंशन सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वही यहाँ पे टेंशन होगा, जैसे यहाँ पे जो टेंशन था वही यहाँ पे था। तो अब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज अ फोर्स mg एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट ऑन दिस सिस्टम। एक्सेलरेशन a है, एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है डाउनवर्ड, और नेट फोर्स कितना है इस पे, सिर्फ mg। पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स mg है। अगर आप एक सिस्टम मान लो देन ये सारे टेंशन क्या बन जाएंगे, सारे टेंशन विल बिकम इंटरनल। तो पूरे सिस्टम पे द होल सिस्टम हैज मास इक्वल्स टू 2m एंड फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम इज mg। तो mg इज इक्वल टू 2ma, m कैंसिल हुआ, a इज इक्वल टू आ गया g/2। क्लियर है ये चीज। एंड टेंशन इज इक्वल टू mg/2। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है हमारे पास, इसमें हमने इंक्लाइन प्लेन लिया है एट एन एंगल 30 डिग्री, और इसमें अब आपको एक्सेलरेशन एंड टेंशन फाइंड आउट करना है। अगेन वी हैव ओनली वन स्ट्रिंग, तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन इज गोइंग टू रिमेन सेम। वहां पे सिर्फ एक टेंशन की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि भाई इस पे लग रहा है नीचे mg, और यहाँ पे क्या लग रहा होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। ये यहाँ पे फोर्स क्या होगा, व्हेन यू हैव अ ब्लॉक केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलली ये ब्लॉक तो डाउनवर्ड मूव कर सकता है, तो जो कंप्लीट mg है उसका यूज हो जाएगा। बट दिस ब्लॉक कैन नॉट मूव इन दी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये सिर्फ अलोंग दी इंक्लाइंड प्लेन चल सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ अलोंग दी इंक्लाइंड प्लेन वाला जो g का कंपोनेंट है या mg का कंपोनेंट है वही यूज होगा। जो परपेंडिकुलर है वो तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल में कैंसिल हो जाएगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी टेबल पे रखते हैं तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg हो जाता है, वैसे यहाँ पे नॉर्मल इज इक्वल टू mg का ये कंपोनेंट हो जाएगा, विच इज पुशिंग दिस इंक्लाइंड प्लेन बिकॉज ऑफ सम कंपोनेंट ऑफ mg ऑफ दिस ब्लॉक इज पुशिंग दी इंक्लाइंड प्लेन, उसकी वजह से नॉर्मल क्रिएट होगा, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इस डायरेक्शन में क्या आ रहा था, हमने सॉल्व किया था mg cos थीटा। अगर ये थीटा है तो यहाँ पे आता है mg cos थीटा, और यहाँ पे आता है mg sin थीटा। याद आया, यहाँ पे ये नेट आया आपका mg, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन दिस डायरेक्शन इट विल बी mg sin थीटा, इन दिस डायरेक्शन इट विल बी mg cos थीटा। अब ब्लॉक ऐसे ऐसे तो मूव करेगा नहीं, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन, अगर आपके पास ये इंक्लाइंड प्लेन है तो यहाँ पे ये सिर्फ ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव तो करेगा नहीं, इंक्लाइंड प्लेन के अंदर तो नहीं जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर इज नो मोशन इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, सो n विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। नाउ आपको ये देखना है कि भाई mg sin थीटा यहाँ पे 30 है तो ये बन जाएगा mg/2। तो अब ये देखो कि इस पूरे सिस्टम पे इधर लग रहा है mg
और इधर लग रहा है mg/2। दिस ब्लॉक कैन मूव इन दिस डायरेक्शन, दिस ब्लॉक कैन मूव इन दिस डायरेक्शन। इधर लग रहा है mg, इधर लग रहा है mg/2। किधर जाएगा सिस्टम, बताओ किधर जाएगा? जिस साइड फोर्स ज्यादा है। सिस्टम विल मूव इन दिस डायरेक्शन बिकॉज फोर्स इन दिस डायरेक्शन इज मोर। यहाँ पे क्या है, इसको अगर आप ओपन करके देखो, इट लुक्स लाइक इधर mg एंड इधर mg/2 एंड डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, अगर ये सिस्टम इधर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये एक्सेलरेशन से ऐसे जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन से ऐसे जाएगा। दिस ब्लॉक विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन विद एक्सेलरेशन a। किस टाइप का दिखेगा ये? दिस मोशन विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना? दिस मोशन विल बी समथिंग लाइक दिस। ये a से नीचे आएगा और ये a से इधर जाएगा। इक्वेशन लिख लो अब यहाँ पे। इक्वेशन क्या लिखेंगे? इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? mg माइनस t, mg माइनस t इज इक्वल टू ma। और इसके लिए क्या आएगा? t इस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन में सपोर्टिंग फोर्स क्या है? टेंशन। क्यों जा रहा है वो ऊपर? बिकॉज ऑफ टेंशन। t बट दिस फोर्स इज ऑपोजिंग, t माइनस mg/2 इज इक्वल टू ma। यहां से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया mg/2 is equal to 2ma, so a is equal to g/4। a will be equal to g/4 and t will be equal to, t is equal to, ये आ गया mg/4 plus mg/2, तो ये आ गया 3mg/4। टेंशन विल बी 3mg/4। क्लियर है सबको? तो टेंशन आ गया हमारे पास 3mg/4। मोशन कैसा हो रहा है? mg, यहाँ पे दो ब्लॉक है, mg माइनस टी, है ना? mg माइनस टी प्लस टी, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस टी सपोर्टिंग, प्लस टी माइनस mg/2, mg माइनस टी, यहाँ पे mg माइनस टी प्लस टी माइनस mg/2, mg सपोर्टिंग, फिर t ऑपोजिंग, फिर t सपोर्टिंग, mg/2 ऑपोजिंग। तो हमारे पास इक्वेशन अगर पूरा सिस्टम लेके लिखोगे तो क्या आएगा? mg माइनस टी प्लस टी माइनस mg/2 इज इक्वल टू 2m इंटू a। पूरे सिस्टम को ऐसे ओपन कर लो, ये आपका एक सिस्टम बन गया विच हैज मास इज इक्वल टू 2m एंड फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज mg एंड mg/2। तो क्या लिखोगे अब इक्वेशन? mg माइनस mg/2, mg माइनस mg/2 इज इक्वल टू टोटल मास विच इज 2m इंटू a। यहां से a हमारे पास क्या आ गया? a इज g/4। या फिर आप ऐसे बोलो mg माइनस t प्लस t माइनस mg/2, है ना? mg माइनस t प्लस t माइनस mg/2 इज इक्वल टू 2m टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम इंटू a। तो हमारे पास a आ गया g/4 एंड t आ गया 3mg/4। आई होप ये प्रॉब्लम्स आपको क्लियर है।